वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूएफसी पेरिस के बारे में। सॉरी, वीडियो अगर कुछ लोगों को लेट लगता है, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। राइट, तो मैं मेरा बहुत सारा समय जो है हॉस्पिटल या इधर उधर बैठ बीतता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम बात करेंगे यूएफसी पेरिस के बारे में। यूएफसी पेरिस के बारे में बात करने के अलावा कुछ और इश्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ताइटो इवासा कैन विन, मार्वन विटोरी कैन विन। ठीक है, हम उसके आगे बात करेंगे कि ये टाइमिंग क्या है यूएफसी पेरिस का। उसके बाद बात करेंगे किस फाइट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, किस फाइट का हम एनालिसिस करेंगे, ये फाइट क्यों मैटर करती हैं। फिर एंड में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मेरे को बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अभी जो है ज़िंदगी में इतना पागल बना हुआ हूँ मैं कि आपके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, पर कमेंट हर एक पढ़ता हूँ। तो दो इशू निकल के आते हैं। पहला इशू है रिलीजन का, और दूसरा इशू है हबीब और कॉनर का। इस बारे में भी बात करेंगे, तो एंड तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि टाइमिंग जो है वो 12:30 बजे है। रात को 12:30 बजे फाइट चालू होगी। अगर आपको सिर्फ मेन इवेंट की उम्मीद है तो मैं 2 घंटे का वो लगा लीजिए बस। पर मेरा मानना है कि अगर कोई नॉकआउट वॉकआउट हो जाते हैं एक दो, तो वो फाइट जल्दी आ जाती है। इसीलिए 12:30 बजे से ही देखिए, कोई बात नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के देखने की जरूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं आराम से। कौन कौन सी फाइट में मैं इंटरेस्टेड हूँ? सबसे पहली फाइट जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है वकीम बकली वर्सेस नसरुद्दीन इमावोव की। दूसरी फाइट सभी को पता है, सिरिल गान वर्सेस टाइटो इवासा। और तीसरी फाइट रॉबर्ट वेटिगर वर्सेस मार्वन विटोरी। अब बात कर लेते हैं कि ये फाइट आखिर मैटर क्यों करती है। देखिए, जहां तक वकीम बकली की बात है, ये फाइट उसके लिए और नसरुद्दीन दोनों के लिए मैटर करती है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, दरवाजे खटखटा रहे हैं टॉप 15 का। इन लोगों को ये लोग मानते हैं कि ये ठीक ठाक फाइटर हैं, बट क्या चैंपियनशिप मटेरियल है? अभी तक दोनों ने ऐसा कुछ करके नहीं बताया जिससे लगे कि ये चैंपियनशिप मटेरियल है। बट अभी अभी आपने जेफ नील को देखा कैसे आगे बढ़ा हो तेजी से। तो इनमें भी वही कैपेबिलिटी है। और मेरा मानना है कि वकीम वकली जो है सबसे ज़्यादा डायनामिक फाइटर्स में से एक है। बट प्रॉब्लम ये होती है डायनामिक फाइटर्स के साथ कि वो डायनामिज्म के चक्कर में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम तलाशते हैं। ठीक है ना, वो डायनामिज्म एक प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप प्रॉब्लम में हो। तो इस चक्कर में वो बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। बट जब भी कभी वो जीतते हैं तो स्पेक्टेकुलर लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मारून विटोरी की। मारून विटोरी, मेरा मानना है कि मारून विटोरी जो है वो नहीं चाहता कि वो नंबर 1 कंटेंडर बने, और उसको पता है कि वो नंबर 1 कंटेंडर बन भी नहीं सकता अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार अदेसानिया से हार चुका है। पर वो चाहता है कि टॉप टॉप 1 टॉप 2 में बना रहे वो, ताकि पहली बात तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है अगली फाइट के खत्म होने वाला है वो एक्सटेंड हो जाए, और ज़्यादा पैसे के साथ एक्सटेंड हो जाए। और दूसरा, उसको भी उम्मीद है, जैसे कि कई लोगों को उम्मीद है कि अदेसानिया या तो हार जाएगा या ये डिवीजन छोड़ के चला जाएगा। दोनों ही स्थिति में मार्विन विटोरी नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। तो वो चाहता है कि तब जब तक अदेसानिया बाय बाय का है इस डिवीजन को, तब तक वो बना रहे। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या मार्विन विटोरी डरता है अदेसानिया से? नहीं, मेरा मानना है कि उसको कल फाइट करने को कहेंगे तो कल फिर फाइट करेगा। बट उसको पता है कि उसके और अदेसानिया में स्किल का डिफरेंस है, जो अभी तक वो पूरा नहीं कर पाया है। एक दिन कर सकता है, बट अभी तक नहीं कर पाया है। मार्विन विटोरी मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि ही इज अ ग्रेट फाइटर मेरे भाई। फाइटर एमएमए आर्टिस्ट नहीं है ग्रेट, बट फाइटर अच्छा है। और खतरनाक चेन है साले के पास। जहां तक रॉबर्ट विटेकर की बात है, रॉबर्ट विटेकर भी ऐसी ही कुछ स्थिति में फंसा हुआ है। रॉबर्ट विटेकर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ रहे और तीसरी बार चैलेंज करे, जो कि उसकी चैलेंज करने की बनती है। और मेरे ख्याल से अगर ये फाइट जीतता है तो यूएफसी चाह सकती है कि वो तीसरी बार फाइट करे अदेसानिया से, अगर अदेसानिया पहिया कुछ हराता है तो, है ना। क्योंकि पिछली फाइट के बारे में, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि रॉबर्ट विटेकर फाइट जीता है, उनमें से मैं भी एक आदमी हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फाइट के सिर्फ जीतने भर से उसको तीसरा शॉट मिल जाएगा?
नहीं, प्रॉब्लम ये है कि एंटरटेनमेंट गेम है, फाइटिंग गेम नहीं है। अगर फाइटिंग गेम होता तो उसको ज़रूर मिल जाता। अगर वो इज्जत से कॉल आउट करता है, जो कि रॉबर्ट विटेकर करता नहीं है। रॉबर्ट विटेकर अटर प्रोफेशनल आदमी है, पर अगर वो कॉल आउट करता है तो मेरे ख्याल से उसको चांस मिलेगा। सिरिल खान की बात कर लेते हैं। सिरिल खान फिर से नंबर 1 कंटेंडर बनना चाहता है और यूएफसी भी चाहती है कि वो नंबर 1 कंटेंडर बने। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि यूएफसी चाहती है? बात बहुत सिंपल है। सिरिल खान क्यों हारा? अपने आप से आप सवाल पूछिए। सिरिल खान इसलिए हारा था क्योंकि उसकी रेसलिंग अच्छी नहीं है, ग्राउंड पे वो अच्छा नहीं है। तो सिरिल खान को सीरियसली अगर ग्राउंड पे अच्छा नहीं है तो टेस्ट करने के लिए कोई ग्राउंड ओपोनेंट दिया जा सकता था ब्लेड जैसा? नहीं, पर उसको स्ट्राइकर दिया गया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्ट्राइकर उसको ग्राउंड पे पुश नहीं करेगा, और अगर ग्राउंड पे पुश नहीं करेगा तो उसकी जो कमियां हैं वो भर के बाहर नहीं आएंगी। एक प्रकार से उसको इजी फाइट देने की कोशिश की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि सिरिल खान पेरिस से है, यूरोप से है, और यूएफसी को यूरोप में अपना नाम बनाना है। ठीक है, इस कार्ड पे मारोन विटोरी भी इसीलिए है क्योंकि वो यूरोप से है। 2 ऑस्ट्रेलियन है, 2 यूरोपियन है मेन और को मेन इवेंट में, है ना। फिर जो पीछे की फाइट्स हैं उसमें अमेरिकन और ब्राजीलियन है। तो सिरिल खान नंबर 1 कंटेंडर बनना चाहता है, यूएफसी भी वो चाहती है कि नंबर 1 कंटेंडर बने, और मेरे ख्याल से वो बन जाएगा। अब टाइटू वैसा, टाइटू वैसा 3 बातें चाहता है। पहला, अपने फैमिली के लिए पैसा अर्न करना चाहता है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो किससे फाइट करता है, किससे फाइट नहीं करता है। दूसरा, दूसरों की तरह उसका भी सपना है नंबर 1 कंटेंडर बनने का, और मेरे ख्याल से अगर वो फाइट जीतता है तो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा भी। और तीसरा, वो चाहता है कि दुनिया भर के एनालिस्ट को गलत साबित करे, जो कि वो पहले भी कर चुका है। देखते हैं कि वो कर सकता है कि नहीं। अब फाइट एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले को मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, रॉबर्ट विटेकर और मारून विटोरी क्लोज हैं, बट विटेकर थोड़ा सा ऊपर है, हर एक चीज में थोड़ा सा ऊपर है। आप लोगों को लग सकता है कि ग्रैपलिंग में विटोरी ऊपर है, नहीं, विटेकर ऊपर है। इसलिए नहीं कि विटोरी के पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि विटोरी बेसिकली रेसलर है, बट विटेकर जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, बाहुबली रेसलर्स के साथ फाइट कर चुका है, राइट। और ग्राउंड पे जितना टाइम क्या कहते हैं उसको विटेकर ने बिताया है, उतना विटोरी ने नहीं बिताया है। और विटेकर में एक आदत है कि बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है वो, अगर आप उसको ग्राउंड पे लेके जाओ तो भी। तो मेरा मानना है कि ग्रैपलिंग में भी थोड़ा सा बेहतर है। जहां तक बेसिक जुजित्सु की बात है, तो यहाँ पे शायद दोनों बराबर है। क्योंकि देखिए, अभी तो कॉर्डेरो कैंप में है विटोरी, तो उसकी स्ट्राइकिंग बेहतर हो रही है, पर कॉर्डेरो कैंप से पहले वो निक डियाज वाले कैंप में था, तो वहाँ वो होने की वजह से उसका जुजित्सु बहुत शानदार है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग में तो कोई मुकाबला है नहीं। विटेकर मेरा मानना है कि इस पूरे उसका डिवीजन का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है। हाँ, आदेसानिया से भी बेहतर स्ट्राइकर है। 2 इंच की रीच एडवांटेज अगर आप दे दोगे विटेकर के हाथ में, 2 इंच की और पैड लगा दो ना आप, तो फाइट बराबर की हो सकती है। ब्रिटेकर हैज टू मूव इनसाइड द फाइटर बिकॉज ऑफ द रीच, है ना। अब जहां तक अभी तक आपने जो कुछ भी सुना होगा, तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि रॉबर्ट विटेकर शुड विन इजीली, नॉट इजीली बट ही शुड विन। बट क्या मार्विन विटोरी जीत सकता है? हाँ, मेरा मानना है कि मार्विन विटोरी जीत सकता है। पहली बात, उस आदमी में ग्रिट है, यानी कि टफ मोमेंट सरवाइव की कैपेबिलिटी है। वो आदमी, अदेसानिया की फाइट आप देखेंगे तो आप ये शायद महसूस करेंगे कि यार इसमें इतना पिटा है उतना पिटा है। मेरा मानना है कि वो आदमी फाइट के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल 5 राउंड इसकी ठुकाई हुई है। ऐसा लग रहा था कि इसकी 5 राउंड ठुकाई हुई है और 5 राउंड ठुकाई के लिए फिर तैयार है। तो ग्रिट है बंदे में, वो टिक सकता है टफ मोमेंट में। मेरा मानना है कि अगर मैं उसका मतलब उसका कोच मेरे से 1000 गुना बेहतर है, बट मैं होता तो बोलता कि, क्योंकि मैं तो स्किल नहीं आती है ना मेरे को, तो मैं साइकोलॉजिकल ही गेम प्लान बना सकता हूँ। अगर मैं होता तो बोलता कि पुश दी एक्शन, ठीक है ना, पड़े घूसे लात पड़ते रहते हैं चाहिए, बस ये है कि ये वाला हाथ तो है, गलती से भी नीचे नहीं आना है। क्योंकि रॉबर्ट विटेकर आपको पंच से नॉकआउट करे ना करे, वो किक से आपको नॉकआउट कर सकता है, इसलिए संभल के रहने का है, हाथ नीचे नहीं लाने का है। किक निपटा देगी आपको, तो हाथ ऊपर रखना और चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पुश करो एक्शन, भले ही घूसे पड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बॉडी में किक पड़ते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
चलते रहना और उम्मीद करो कि रॉबर्ट विटेकर कोई गलती करे। अब आप मेरे से बोलोगे रॉबर्ट विटेकर लगातार मारता रहेगा तो ये नॉकआउट हो सकता है। नहीं, इस आदमी में डैमेज सहने की क्षमता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पुश करे एक्शन को और रॉबर्ट विटेकर के गलती करने का इंतजार करे, जो कि रॉबर्ट विटेकर बहुत कम करता है पर करता है। आप कैनेनियर वाली फाइट देखोगे, गैसलम वाली फाइट देखोगे तो रॉबर्ट विटेकर 2 राउंड के बाद हल्का सा फेड होने लगता है और वही समय है कैपिटलाइज करने का विटोरी के लिए। ठीक है, मेरा दिमाग कहता है कि रॉबर्ट को जीतना चाहिए, दिल भी कहता है रॉबर्ट को जीतना चाहिए और अगर पैसा होता तो भी मैं रॉबर्ट विटेकर पर ही लगाता। अब नेक्स्ट फाइट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है सिरिल गान वर्सेस टाइटू इवासा। सभी आपको बता चुके होंगे कि सिरिल गान को ये फाइट आसानी से जीतना चाहिए, तो मैं आपको वो वाली बात नहीं बताऊंगा कि सिरिल गान यहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। बिल्कुल सारे जहां में अच्छा है और सारे जहां के बाद भी जो जहां है वहां भी अच्छा है। ठीक है, मैं ये सब बकवास नहीं करने वाला, कुछ और करते हैं, है ना, क्योंकि बाकी सब तो आपने सुन लिया है। आप इस चैनल में वही सुनने के लिए आते हैं जो बाकी सब बता रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या था। वैसे शनिवार को वीडियो बनाने का एक और भी कारण है कि मैंने देखा है कि कुछ चैनल जो है, जो पॉइंट मैं बनाता हूँ नकल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप तो चैनल देखते नहीं, नहीं देखता, बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर इतने शानदार हैं कि वो बकायदा पॉइंट करते हैं, सचिन भाई आपने ये बोला था ना, सामने वाला भी ये बोल रहा है और आपसे एक दिन बाद वीडियो है। तो खैर, कोई करते रहे नकल, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ती दोस्त, और आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, करना है जिसको करने दो। हाँ, तो हम कुछ अलग करते हैं। हम गेम प्लान बनाते हैं कि कैसे टाइटो इवासा जीत सकता है। जैसे कि हमने याद है लास्ट टाइम बनाया था गेम प्लान लियोन एडवर्ड्स के लिए, और 90% लियोन एडवर्ड्स ने वही किया जो हमने बनाया था। ये चूतिया जो बैंगलोर में बैठा है, जो एमपी का है और जो अभी अपनी जिंदगी में काइंड ऑफ असफल है, उसका प्लान 90% वैसा ही था जैसा कि लियोन एडवर्ड्स के कोच का प्लान था। तो हम अपने आप को टाइटू इवासा की जगह पे रखते हैं और प्लान बनाते हैं। अब आप प्लान का सबसे पहला, अगर किसी भी मतलब क्या कहते हैं ना, 2 लोग होते हैं, एक अमेचर होता है और एक प्रोफेशनल होता है। अमेचर को भी नॉलेज होता है बट प्रोफेशनल का नॉलेज एक डिग्री होता है। तो अगर अमेचर से आप बात करेंगे ना, तो वो बोलेगा कि यार फाइट करना है तो सबसे सिंपल बात है कि ब्रॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ना देखो, टाइट वैसे कहीं भी बेहतर नहीं है, बट क्लोज रेंज में जब ब्रॉलिंग होती है ना, तो दोनों एक दूसरे पे पंच फेंकते रहते हैं, वहां पे टाइटो इवासा बहुत शानदार है। तो उसको ब्रॉलिंग करनी चाहिए। ये ब्रॉलिंग ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना जो पिछवाड़े से निकाल के सामने वाले पे फेंक दी और सामने वाला अपने आपके पास आके चिपक जाएगा। ब्रॉलिंग के लिए आपको केज कट करना पड़ता है। कहने का मतलब है आप सामने पुश करेंगे और फिर अगर सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेंगे, तो क्या हो गया कि अब आपने लेफ्ट एग्जिट जो है उसका बंद कर दिया। और फिर जब राइट, जैसे आपने लेफ्ट एग्जिट बंद कर दिया उसका, तो वो थोड़ा केज के पीछे साइड जाएगा और फिर वहां से निकलने की कोशिश करेगा। और जब यही समय होगा कि आप बिल्कुल सीधा जाके केज, आप और फाइटर के बीच में, आप और केज के बीच में उस फाइटर को फंसाएंगे और तब ब्रॉलिंग करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर ये कॉन्सेप्ट सिरिल गान पे काम नहीं करता, क्योंकि सिरिल गान खतरनाक एथलेटिक है। वो एक जंप लगाएगा और आपके केज कटिंग की पूरी मेहनत जो आपने 1.5 मिनट में किया वो बर्बाद कर देगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरा प्लान बनाते हैं। सबसे पहली बात, जाते साथ आप पहले ही उसमें झुक के टेक डाउन लेने की कोशिश करेंगे। मेरे को पता है कि टेक डाउन नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। आप टेक डाउन नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाले को डर रहना चाहिए कि अगर उसने किक मारा तो आप हाथ पकड़ के नीचे ले जा लेंगे उसको। ठीक है, आपने डर पैदा कर दिया। अब आप ना सिर्फ डर आपने पैदा कर दिया, बल्कि आपने उसको पिछली हार की भी याद दिलाई, फ्रांसिस की याद दिलाई। ठीक है, अब इसके बाद आप बिल्कुल केज के बीच में आएंगे और खड़े हो जाएंगे। मतलब केज के, मतलब ऐसा बेवकूफ टाइप खड़े होने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहेंगे बट सामने वाले के पास नहीं जाएंगे। आप एक्शन को पुश नहीं करेंगे। लेट सिरिल गान कम। ताइटो इवासा की चेन अच्छी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत एक दो पंच पड़ते भी हैं तो ठीक है, पंच
मारने दो उसको, पर आप सामने वाले के पास नहीं जाएंगे, लेट हिम कम। क्योंकि सामने वाला उम्मीद कर रहा है ना आपसे कि आप उसके पास जाएंगे। उसको साइकोलॉजिकली प्रेशर में डालो और उसको आपके पास आने दो, आप जाओ मत। 5 राउंड है यार, बहुत टाइम है। ठीक है, और वैसे भी ताय तुयुवासा थकने के लिए फेमस है, तो झंझट नहीं है पर मेमोरी जो आपकी एनर्जी है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है खड़े रहने का, सामने वाले को मारने दो। और जैसे ही वो सामने आता है, आपके पास में आता है, तो थोड़ा सा 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, केज के पास जाने का। अब जब आप केज के पास हैं, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, तो सामने वाले को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो पुश करेगा ब्रॉलिंग के लिए, और आपको उसका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है। और जब ब्रॉलिंग होती है तब ये आपका गेम है, तब आप उसको हरा सकते हो। किसी ने कमेंट किया था कि मैंने कहा था कि और जो लोएस है वो बहुत बोरिंग फाइटर है। किसी ने कहा कि टाइटो इवासा की फाइट जो लोएस से हुई थी वो तो बहुत इंटरटेनिंग थी। आप कैसे कह रहे हो कि वो बोरिंग फाइटर है? दोस्त, इंटरटेनिंग इसलिए थी क्योंकि टाइटो इवासा ने उसको इंटरटेनिंग बनाया था, और टाइटो इवासा को वही चीज करने की जरूरत है। ठीक है, समझे क्या करना है? ब्रॉल ब्रॉल ब्रॉल, बट मेक दैट ब्रॉलिंग हैपन्स बाय डूइंग समथिंग वेरी इंटेलिजेंट। डू नॉट। हाँ, और एक और बात, कई लोगों ने कहा कि वॉर में आप जाओगे तो आपको इमोशन, दोस्त, इमोशन और माइंड ना दोनों की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है ये सैनिक जो अपनी जान दे देते हैं, ये इमोशनल नहीं होते हैं क्या? इमोशन का भी अपनी एक जगह है, उसका भी एक यूज है। जब सारी दुनिया आपको मान के बैठती है ना कि आप हार गए हो, जैसे ताई तुयुवासा है, उसको भी पता है कि मेरे पास स्किल नहीं है, कल वो अगर जीतता है ना तो सिर्फ इमोशन की वजह से जीतेगा। क्योंकि कितना भी दिमाग लगा ले, ठीक है ना, गधा कितना भी दिमाग लगा ले, घोड़े से तेज तो नहीं दौड़ पाएगा, है ना? पर लड़ सकता है। वो उसका गेम ही नहीं खेले दौड़ने वाला तो। हाँ, दिमाग कहता है कि सिरिल गान को जीतना चाहिए, दिल चाहता है कि टाइटो इवासा जीते, और अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद टाइटो इवासा पे ही निकाल लगाता मैं। अब अब दो, आपको लगता है जिनको सिर्फ यूएफसी पेरिस में वो था वो यहाँ से जा सकते हैं, बाकी लोग बने रहिए जो मेरे वो हैं। मैंने कमेंट सेक्शन देखा, और क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मशगूल हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ आपके कुछ दिनों से। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम बिजी इन माई लाइफ। आई एम स्ट्रगलिंग, बट दैट्स ओके, दैट्स माई बर्डन टू बेयर। अब कुछ लोगों को देखा मैंने जो एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्त, ये चैनल ना आपके लिए नहीं है। मैं पहला चैनल वाला होऊंगा जो बोलेगा कि आप जाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आपको इंसान बनने से पहले मुसलमान बनना है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इंसान बनने से पहले हिंदू बनना है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उसका कलर आपके जैसा नहीं है, धर्म उसका आपके जैसा नहीं है, उसकी जात आपके जैसी नहीं है, और उसकी सोच आपके जैसी नहीं है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। माफ कीजिएगा, बट मैंने आपको हमेशा, अगर मेरे को आप देख रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा आदमी बनने की। मैं आपके सामने आके हर बार बताता हूँ कि मैं यार कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा आदमी बनने की। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बारे में। मेरे बहुत सारे, मैं जब 18-19, मैं बचपन से लेके बहुत ही सिद्धांतवादी आदमी रहा हूँ। बट 20-22 साल, 23-24 साल की उम्र के बाद मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल आई, तो मेरे सारे सिद्धांत जो है ना पिछवाड़े में घुस गए। बट एक प्रिंसिपल जो है वो आज भी जिंदा है, और वो ये कि मैं उन लोगों से सख्त नफरत करता हूँ जो धर्म, मजहब को इंसानियत से ऊपर समझते हैं। मैं उनसे सख्त नफरत करता हूँ। मैं धार्मिक आदमी खुद हूँ, बट मेरा धर्म किसी और के धर्म से थ्रेटन नहीं होता है। कभी आपने देखा है नेताओं के लौंडे कभी दंगे में मरे हैं? आपके जैसे लोग मारे जाएंगे। ये साले, आपके पास कई बार ट्रेन का किराया देने के पैसे नहीं होंगे, ये हराम को प्राइवेट जेट में घूमते हैं, और ये आपको बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये इस टाइप के लोग हैं, इनके लड़के विदेश पढ़ने जाते हैं और ये आपको बोलते हैं कि आप हिंदी पढ़ो। इनके लड़के कभी मंदिर नहीं गए होंगे, कभी मस्जिद नहीं गए होंगे, पर आपको बोलते हैं मंदिर मस्जिद जाओ। इनके लड़के विदेश में जाके गोरियों के साथ घूमेंगे, पर आपको कहेंगे कि आप जात में धर्म में शादी करो। दोस्त, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम,
वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की, कॉनर मैकग्रेगर, जो कॉनर मैकग्रेगर और हबीब के फैन है। आपको पता है मेरे फादर का नाम है बलराम सिंह बघेल। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, जो बहुत ही अच्छा आदमी है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, और मेरा आइडियल भी है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। बहुत ही कम लोग अपने बाप को दोस्त कह सकते हैं, बट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को इतनी आज़ादी दिया है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। फिर से बोलूँगा, मेरे फादर का नाम है बलराम सिंह बघेल। मेरे बाप का नाम ना तो हबीब नरगमामेटॉफ है, ना कॉनर मैकग्रेगर है। आपका है तो होगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं कॉर्नर के खिलाफ दो शब्द बोल देता हूँ या हबीब के खिलाफ दो शब्द बोल देता हूँ, भाई जिसमें कमी होगी मैं बोलूंगा। हाँ, आपको ये बात मेरे को आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले बोली गई थी, जब मेरे पास सिर्फ 80 सब्सक्राइबर थे, कि भाई एक काम करो, आप ना हबीब और कॉर्नर पे वीडियो बनाया करो और उनकी तारीफ किया करो, बहुत लोग आते हैं। क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा हबीब, कॉर्नर, हमजद, इस्लाम, इनके बहुत फैन है इंडिया में, और इनकी बुराई वो सुनना नहीं चाहते। पर मैं उनकी क्यों चिंता करूं जो उनकी बुराई नहीं सुनना चाहते या उनकी अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते। मैं उनकी चिंता करूंगा ना जो मुझे सुनने आते हैं। आप मेरा ओपिनियन जानने के लिए आते हैं तो मैं तो वही बताऊंगा आपको कि जो मेरा ओपिनियन है। अगर हबीब कोई गलत काम करेगा, कोई गलती करेगा, तो मैं उसकी बुराई करूंगा। अगर कॉर्नर कोई गलत काम करेगा, कोई गलती करेगा, तो मैं उसकी बुराई करूंगा। ठीक है, मेरा बाप ना हबीब है ना कॉर्नर है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, फैन बनिए, चूतिए मत बनिए। ये सिर्फ खिलाड़ी हैं जिंदगी में, प्लेयर हैं, फाइटर हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी जिंदगी से आप इंस्पायर हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके अंध भक्त बन जाएं दोस्त। आपको पता है, एक भेड़, भेड़ का जो गुट होता है ना, अगर एक भेड़ चलती है तो सबके पीछे वो सारी भेड़ें चलती हैं। ठीक है, और अगर एक भेड़ चलते 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 पहाड़ से खाई में कूद जाती है ना, तो बाकी सारी भी कूद जाती हैं, क्योंकि भेड़ें चूतिया होती हैं। इस भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो, अपना दिमाग लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, अपना ख्याल रखो और कोशिश करो कि अपनों का भी ख्याल रख सको। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।